जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए फटाफट जो है कि स्टार्ट करते हैं। ये जो है कि आपकी सी टेट की सॉरी, बार बार सी सेट आ जाता है, सी टेट की जीएस में आपकी पॉलिटी की क्लास है, भारतीय संविधान, है ना। भारतीय संविधान की जो ये क्लास है, आज की क्लास में भारतीय संविधान को जो है कि लेके चला जाएगा। बेसिकली ये जो आपका कंटेंट है, ये आपके सी टेट ओरिएंटेड या टेट ओरिएंटेड बोल लीजिए, या आपका जो है सुपर टेट ओरिएंटेड बोल लीजिए, ये वन लाइनर के आधार पे जो फटाफट जो है कि रैपिड फायर टाइप से जो कि सॉरी ये चलता रहेगा, है ना। तो उसी हिसाब से ये कंटेंट है, उसी हिसाब से चलता रहेगा। साथ ही साथ कंटेंट के साथ साथ जो है कि आपका 30 30 जो है कि क्या है, प्रश्न है जो ऑलरेडी जो है कि पूछे गए हैं। ये आपके फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों में इक्वली जो है कि आपका काम करेगा। दोनों को क्वेश्चंस को मतलब कि आपका जो सीटेड फर्स्ट पेपर यानी कि 1 से 5 तक के लिए, और सीटेड सेकेंड पेपर आपका जो है कि 6 से 8 के लिए, दोनों का जो जीएस वाला कंटेंट है इसमें रखा गया है। तो इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 1 to 1 फटाफट रैपिड फायर टाइप से जो है कि चलते चले जाएंगे हम वन लाइनर बेस पे। बहुत ज़्यादा इधर उधर हम धक्का मुक्की ना करेंगे, सीधा सीधा उन्हीं टॉपिक्स की या उन्हीं लाइंस की, उन्हीं फैक्ट की बात करेंगे जो या तो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है या तो पूछे जाने की संभावना है। हम यहाँ पे एक तरीके से रैपिड फायर स्टाइल में जो है कि चलेंगे, ठीक है। तो फटाफट जो है कि बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। भारतीय संविधान, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। बाय लैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों होगा। चलिए, तो भारतीय संविधान के कुछ क्या है महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। अब देखते हैं कि जगह जगह क्या होता है। जगह जगह भारत में आपको प्रोटेस्ट देखने को मिलते रहते हैं। जैसे अभी के टाइम में देख लीजिए, दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, अभी बिहार के गांधी मैदान में जो है कि बच्चों का आंदोलन चल रहा है ना। ऐसे ही अलग अलग आंदोलन, अभी कुछ दिन पहले बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है ना, पश्चिमी बंगाल, वहाँ पे एक जो है कि रेप केस का इंसिडेंट हुआ था, वहाँ पे जो है कि प्रोटेस्ट चला बड़े लेवल पे। इसी तरीके से जो है कि निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उसमें जो है कि प्रोटेस्ट हुआ। तो ये जितने भी आपके मास प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, ये एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से पहला फैक्ट यहाँ पे दिया गया है आपको, है ना। यहाँ पे दिया गया है वर्ष 2012 to 13 में दिल्ली में निर्भया कांड के विरोध में संपूर्ण देश में एक जन आंदोलन चलाया गया। अतः यह सामूहिक आंदोलन आएगा, कहाँ आएगा, तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, है ना। राजनीतिक अधिकार, तो जितने भी ये मैंने प्रोटेस्ट जो है कि आपको बताए, चाहे वो किसी तरह का भी प्रोटेस्ट हो, वो कहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, पॉलिटिकल राइट के थ्रू जो है कंसीडर किया जाएगा। इन द ईयर 2012 to 13 a mass movement was launched across the country in protest against the Nirbhaya incident in Delhi. Therefore दिस कलेक्टिव मूवमेंट विल कम कहाँ पे, अंडर पॉलिटिकल राइट। कहाँ पे आ जाएगा, पॉलिटिकल राइट। तो इस तरह की चीजें कहाँ पे आ जाएंगी, पॉलिटिकल राइट के तहत आ जाएंगी, है ना। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार कहाँ दिए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं, तो पार्ट 3 में दिए गए। ध्यान रखिएगा, पहला जो है, पहला जो है ना पार्ट, पहला पार्ट पहला है, यहाँ पे आपकी संघ एंड स्टेट के बारे में दिया गया है, यानी यूनियन एंड स्टेट के बारे में दिया गया है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, आपके क्या बोलते हैं कि सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। थर्ड में आपको जो है कि ये फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। तो थर्ड जो पार्ट थर्ड है, इसमें जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट के बारे में बात किया जा रहा है कि फंडामेंटल राइट जो दिया गया उसका सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस देखते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है आपका, इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ पे दे रखा है फंडामेंटल राइट आर इंक्लूडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 contain the correct sequence of fundamental right in the constitution
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले क्या है, इक्वलिटी है, उसके बाद फ्रीडम है, उसके बाद जो है कि आपका अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम है। ये क्या है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। अब बात करते हैं कि समानता का अधिकार, इक्वलिटी का है ना, इक्वलिटी का अधिकार कहाँ पे दिया गया है, तो ये दिया गया अनुच्छेद 14 से 18 में। कहाँ पे दिया गया है, 14 से 18 में। देयर इज ए प्रोविजन ऑफ द राइट ऑफ इक्वलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 14 to 18, है ना, 14 से 18 में दिया गया, 14 से 18 में। यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर जो है ना वो फैक्ट हैं जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हम उन्हीं पे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। जब डिटेल जीएस की बात होगी तो अलग से क्लास चलेगी उसकी, तो वहाँ पर डिटेल जीएस की बात होगी, है ना। चलिए, विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समानता का प्रावधान भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है। ये कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो ब्रिटेन संविधान से ग्रहण किया गया है। द प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ हैज बीन एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, चूंकि भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान को कहा जाता है क्या, उधार का थैला भी कहा जाता है। उधार का थैला क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत का जो संविधान है, जो संविधान सभा के लोग थे, वो विश्व के बहुत सारे संविधान का अध्ययन किए। अध्ययन करने के बाद उसमें से जो अच्छे और मेन प्रोविजन थे उनको जो है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया गया, है ना, इसीलिए इसे उद्धार का थैला भी कहा जाता है। तो ये जो है कि इक्वलिटी वाला पार्ट कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जिसमें समानता प्रदान करने के लिए अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है, वो क्या है, आर्टिकल 17, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच अनटचेबिलिटी है ना हैज बीन एबोलिस्ड टू प्रोवाइड इक्वलिटी। कहाँ पे, आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 17 में भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 15 में। डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कहाँ पे की गई है, आर्टिकल 15 में की गई है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जब भी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है, यानी कि जो भी हमें 6 फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं, अगर उनका कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या स्टेट इंस्टीट्यूशन वॉयलेशन करता है तो इस कंडीशन में हम उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में सीधे जो है कि आपका जा सकते हैं। और ये जो है कि हमें मिलता है किसके अंतर्गत, संवैधानिक उपचार के अंतर्गत, है ना। ये है आपका, हाँ, संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत ये आता है। सेम चीज यहाँ पे दिया गया है ना, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, वे अधिकार जिनके पहले समाज स्वीकार करता है, फिर राज्य लागू करता है और संवैधानिक आधार होता है। मौलिक अधिकार 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। वो कौन सा अधिकार है, तो वह है सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार, है ना। दोज राइट विच आर फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड देन implemented by the state and have a constitutional basis. Fundamental rights are available to all civilian above 18 years of age. इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग राइट, यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग राइट, यानी कि भारत के जितने भी लोग हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है ना, जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, उन सबको समानता के आधार पर, सिर्फ भारतीय नागरिक होने के आधार पर, 18 वर्ष की उम्र होने के आधार पर और कोई योग्यता नहीं है, उनको वोटिंग राइट दिया गया है। ये क्या है, वोटिंग राइट क्या है, एक पॉलिटिकल राइट है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है, एक पॉलिटिकल राइट है या राजनीतिक अधिकार है,
राजनीतिक अधिकार है ना, क्या है, राजनीतिक अधिकार है ये, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो आपका यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग राइट है, ये एक ऐसा इशू था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बीच में जिसपे कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कोई मतभेद नहीं हुआ, कोई बहस नहीं हुआ, सर्वसम्मति से इसको कह दिया है कि हाँ इट्स ओके, ये सबको वोटिंग राइट इतना तो सबको मिलना ही चाहिए। अगर स्वतंत्र भारत में हम एक समझदार नागरिक को वोटिंग राइट नहीं देखते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, गलत है ना। तो सिर्फ एज और भारतीयता के आधार पे सबको वोटिंग राइट दे दिया गया, ठीक है। अब यहां पे देखा आयु सीमा 21 से घटाकर 18 की गई, ठीक है, किसके तहत, तो 61वें संविधान संशोधन के तहत। द एज लिमिट वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18, किसके तहत भाई, 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में, है ना। चलिए अब यहां पे एक और फैक्ट है, ये क्या है आपका, एक अफ्रीकी अमेरिकन नागरिक अधिकार आंदोलन कार्यकर्ता थे कौन, रोजा पार्कस वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट एक्टिविस्ट, रोजा पार्कस। संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक भेदभाव को रोकने के लिए नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये, तो 1964 में पारित हुआ था, है ना। सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड टू प्रिवेलेंट सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन इन यूनाइटेड स्टेट इन 1964। अब यहाँ पे जो है कि भारत का जो है ना स्वरूप कैसा है, स्वरूप के बारे में क्या कह रहा है कि भारत एक संघात्मक व रूप को अपनाता है, संघात्मक व एकात्मक रूप को अपनाता है ना। तो यूनियन एंड यूनिटरी फॉर्म हैज बीन एडॉप्टेड इन इंडिया। यहाँ पे क्या होगा, यूनिटरी फॉर्म कहने का मतलब क्या है, एक तो संघात्मक फॉर्म है, संघात्मक फॉर्म से मतलब क्या हुआ कि भारत को अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में बांट दिया गया है। यहाँ पे कोई एक गवर्नमेंट नहीं है ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का अगर इस आपका लेवल देखेंगे तो 3 लेवल पे गवर्नमेंट चलती है। एक तो ग्राम पंचायत लेवल पे जो है कि काम होता है, उसके बाद स्टेट लेवल पे काम होता है, उसके बाद सेंट्रल लेवल पे काम होता है। यानी कि यहाँ पे राइट्स एंड अथॉरिटी को क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, विकेंद्रीकृत कर दिया गया है, जिससे जो है कि जो काम है यानी कि जो आपका गवर्नेंस है, शासन है, वो अच्छे से चलता रहे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिटरी। विश्व का पहला लिखित संविधान, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। विश्व का पहला संविधान कौन सा है, तो ब्रिटेन का संविधान है। कौन सा है, ब्रिटेन का संविधान है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछता है कि मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है, तो वो भी ब्रिटेन का है, ये भी याद रखिएगा। अब चूंकि क्या है ना, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नॉन रिटन फॉर्म है, ये भी याद रखिएगा कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, नॉन रिटन फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में नहीं है, वो एक्चुअली ट्रेडिशन बेस्ड है। क्या है, ट्रेडिशन बेस्ड है। तो जो भी चीज ट्रेडिशन बेस्ड होती है उसमें सामान्य तौर पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, लचीलापन ज्यादा होता है। जबकि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें जो नियम कानून जो लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है, उससे इधर बहुत ज्यादा हम इधर उधर भाग नहीं सकते, तो वो थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, कठोर हो जाता है। अगर हम भारत की बारे में बात करें तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि आपका ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है ना। कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसमें भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि भारत का जो संविधान है वो आपका जो है कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है, जबकि बहुत सारे कंडीशंस ऐसे आते हैं जिसमें रिजिड नेचर जो है कि शो
होता है। वैसे ही विश्व का पहला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन बात करें तो अमेरिका का है, और जो है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान बात करें तो इंडिया का है। मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बात करें, यानी कि विश्व का सबसे कठोरतम संविधान या कठोर संविधान की बात करें तो अमेरिका या स्विट्जरलैंड का है। तो इस तरीके से यहाँ पे फैक्ट आपको कुछ जो है कि प्रॉपर मिल जाएगा। एक चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो एरिस्टोटल है, यानी कि अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये बेसिक ऐसे फैक्ट हैं जो आपसे बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, है ना। भारत के संविधान को क्या बोला जाता है? वकीलों का स्वर्ग बोला जाता है या उधार का थैला बोला जाता है? ये बहुत फेमस प्रश्न है, ट्रेडिशनल प्रश्न है, पूछा जाता है कि जो है कि वकीलों का स्वर्ग किसे कहते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। उधार का थैला किसे कहते हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं, है ना। चलिए, भारत का संविधान क्या है? जो है आपका फ्लेक्सिबल और रिजिड है ना। लिखित और संविधान लिखित और लिखित, यानी कि रिटन फॉर्म एंड नॉन रिटन फॉर्म दोनों में हो सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। संविधान क्या है? तो संविधान जो है कि आपके रूल एंड रेगुलेशन का रिटेन कलेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कलेक्शन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन इन रिटेन फॉर्म। उसे क्या बोल देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। सामान्य तौर पे नियम कानूनों का दस्तावेज जो होता है उसे बोल देते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं। नागरिकों के अधिकार व आदर्शों की रक्षा करना, शासन व्यवस्था के संचालन को तय करना एवं नागरिक समाज के आदर्शों की प्राप्ति, ये सभी उद्देश्य हैं। अब यहाँ पे किसकी किसकी बात की जा रही है? नागरिकों की अधिकार व आदर्शों की रक्षा करना, एक, शासन व्यवस्था के संचालन को तय करना एवं नागरिक समाज के आदर्शों की प्राप्ति, ये किसके उद्देश्य हैं? तो सब संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। प्रोटेक्टिंग द राइट एंड आइडियाज ऑफ सिटीजन, डिटरमाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम एंड अचीविंग द आइडियाज ऑफ सिविल सोसाइटी, दीज आर ऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसका है? ये कॉन्स्टिट्यूशन का सारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। संविधान का आधार किसे माना जाता है? तो कैबिनेट मिशन को माना। जो कैबिनेट मिशन है वो आया था कब? 1946 में कैबिनेट मिशन आया। एक्चुअली ये प्रॉपर देखेंगे ना तो ये आपका 24 मार्च 1946। अब इसी बेस पे आया, तो कैबिनेट में जो है कि मिशन के बेस पे ही भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया गया? गठन किया गया उसका, है ना, गठन किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक टेम्पररी चेयरपर्सन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। टेम्पररी चेयरपर्सन सच्चिदानंद सिन्हा। जबकि परमानेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट चेयरपर्सन हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, ये सारी चीजें यहाँ पे लिख रखा है। भारत के संविधान का स्वरूप है क्या? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। व्यवस्थापिका व के बीच परस्पर संबंध होता है, तो किसके बीच? कार्यपालिका। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो सरकार है, सरकार के बेसिकली जो है जो सरकार यानी कि जो शासन है, शासन के 3 अंग जो है कि मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। एक तो हमें मिलता है क्या? व्यवस्थापिका लेजिस्लेटिव, उसके बाद कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बॉडी इसे बोलते हैं, और तीसरा है आपका न्यायपालिका। ये 3 अंग होते हैं। ये कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ये अब ऐसी बात नहीं, ये पूछा जाता है ना, शासन के कितने अंग है? तो शासन के 3 अंग है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, शासन के कितने अंग है? 3 अंग है, ठीक है।
कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, यानी कि जो आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये आपका जो है कि लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होता है, आपके लेजिस्लेटिव के प्रति टू द लेजिस्लेटिव, ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ना। जो आपकी संसदीय व्यवस्था है, जो संसदीय व्यवस्था, इसको और एक नाम से जानते हैं मंत्रिमंडलीय शासन, है ना। तो आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिस्ट्रियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। लघु संविधान किसे बोला जाता है, तो जो आपका ये ये जो 42वां संविधान संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, वो क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद बात करते हैं, तो ये देखेंगे आपका धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का अर्थ ये है कि जो राज्य है वो राज्य किसी भी धर्म या समुदाय या पंथ को नहीं अपनाएगा, किसी एक को प्रमोट नहीं करेगा, सबके लिए क्या होगा, एक बराबर होगा। यहां पे मीनिंग ऑफ द सेक्युलरिज्म यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। सेक्युलरिज्म, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द स्टेट एंड स्टेट हैड नो रिलीजन। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, है ना। देखिए, धर्म के आधार पे बहुत सारे राज्य या देश का गठन किया जाता है, बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, अफगानिस्तान है, इस्लामिक कंट्री है, वैसे ही बांग्लादेश, अभी तक तो वो सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहा था, बट अभी वो भी जो है क्या इस्लामिक कंट्री की तरफ जो है कि बढ़ रहा है। बहुत सारे इस तरीके से आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे देश हैं जिनका एक स्पेसिफिक रिलीजियन होता है, वो उसे फॉलो करते हैं। जबकि इंडियन कंडीशन में देखते हैं तो इंडियन कंडीशन इंडिया जो है भारत के कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पे एवरीवन इक्वल बिफोर स्टेट, चाहे कोई भी रिलीजियन हो, कोई भी आपका जो है क्या है कम्युनिटी हो, पंथ हो, राज्य जो है कि धर्म हो, वो राज्य के लिए क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन राज्य का कोई एक धर्म नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है ना। डिक्लेयर ए सेकुलर स्टेट, कहां पे सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया गया है, इन प्रीएम्बल। कहां पे डिक्लेयर किया गया है, प्रीएम्बल में डिक्लेयर किया गया। सबसे रचीला ब्रिटेन का है और सबसे रिजिड आपका कहां का है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड का है ना। स्वयं भारत राज्य स्वयं को अलग करता है, किससे अलग करता है, रिलीजियन से अलग करता है, धर्म से क्या करता है, अलग करता है। धर्म में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाता है कौन, भारत अहस्तक्षेप। ये सारी जो स्टेटमेंट है ना, ये अलग अलग शब्दों में स्टेटमेंट इसलिए हैं, देखिए अब इतने ही चीजों को अलग अलग भाग जो है कि तरीके से बोला, ये है ना। फिर ये आपका ये है आपका, उसके बाद देखेंगे तो आपका ये है, ऐसे ही देखेंगे तो अलग अलग स्टेटमेंट एक ही चीज पे दे रखा है, क्योंकि ये वो ऐसे जो है कि प्रश्न है जो इस तरीके से एक ही चीज को घुमा घुमा के अलग अलग शब्दावली की तरह पूछा गया है और उसको एज इट इज स्टेटमेंट वाइज वहां पे मैंने कलेक्ट कर रखा है। तो वही सारी स्टेटमेंट वाइज जो है कि इस तरीके से प्रश्न जो है कि पूछा गया है, तो इसको देखा जा सकता है ना। एडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियन, है ना। धर्म में हस्तक्षेप की नीति अपनाता है कौन, भारत अपनाता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। किसी एक विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं किया जाएगा भारतीय राज्य, कभी भी भारत पे एक किसी धर्म विशेष का राज्य नहीं हो सकता है, यहां पे स्पष्ट रूप से ये इंश्योर किया गया है और इस पे विशेष बल दिया गया है। यहाँ पे भी देखेंगे तो किसी धर्म विशेष को न तो थोपेगा, न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा कौन, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब यही हो गया कि कोई स्पेसिफिक एक रिलीजियन को इंडिया में प्रिविलेज नहीं मिलेगा, स्टेट उसे प्रमोट नहीं करेगा, उसे कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देगा, या किसी सिविलियन को
फोर्सफुली नहीं कहेगा कि आप ये रिलीजन एडॉप्ट करो या प्रैक्टिस करो या न प्रैक्टिस करो आप। तो इस तरह का कोई भी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी के हिसाब से जो है कि बोला जाता है कि जो इंडियन है वो सेकुलर स्टेट है, और इसका यानी कि जो स्टेट है उसका कोई A1 रिलीजियन नहीं है। ऑल रिलीजियन इक्वल टू इंडियन स्टेट, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होने का मतलब क्या है? संघवाद, फेडरलिज्म। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित किया गया था। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। द वर्ड सेकुलरिज्म, सोशलिस्ट एंड सेकुलर हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल। कहाँ पे है ये? प्रियम्बल में है। ध्यान, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है, पूछ देता है ये कहाँ पे जोड़ा गया है, कहाँ पे है। तो ये उद्देशिका में, हिंदी में इसे उद्देशिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं, है ना। उद्देशिका या प्रस्तावना कहते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किसके द्वारा? तो 42वें 42 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का वह खंड जिसको अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा कहा जाता है किसे? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा जाता है। कौन कहा था ये कौन कहा था? ये कौन कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों या उपचारों के अधिकार की बात करेंगे तो कौन कहा था? ये कौन कहा था? तो ये कहे थे अंबेडकर जी कहे थे। लेकिन प्रस्तावना को भी यानी उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है ना। और ये संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? तो संविधान सभा द्वारा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। जबकि अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर फंडामेंटल राइट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट में राइट ऑफ रेमेडीज, है ना। राइट ऑफ रेमेडीज का जो है कॉन्सेप्ट जो है कि वो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। भारत का संविधान सबसे क्या है? बड़ा है। ये सारी चीजें यहाँ पे अनेक देशों को प्रावधानों से दिया गया। भारतीय संविधान अलग अलग देशों से जो है कि मिला के बनाया गया है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, इसीलिए इसे उतार का फायदा कहा जाता है, ठीक है। भारत की संसदीय प्रणाली कार्य करती है बहुमत की जीत के सिद्धांत पर, है ना। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी विक्ट्री, है ना। देख, जब भी गवर्नमेंट जो है कि इलेक्शन होता है तो देख मेजॉरिटी में कौन है, मेजॉरिटी में कौन है, किसके पास इतना जो है कि संख्या बल है कि वो सरकार बना सकता है। और अगर इस सिचुएशन में कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास प्रॉपर नंबर्स हैं जो आप जो है कि अपना गवर्नमेंट स्टेब्लिश करे, या तो आप स्टेट जो है कि ऐसे जो है कि बात करें, स्टेट में बात करें या फिर सेंट्रल में बात करें, अगर आपके पास प्रॉपर नंबर नहीं है तो फिर अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है ना। चलिए ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, है ना। तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में हुई थी, 11 बजे AM में हुई थी पहली बैठक, और 207 लोग इसमें शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कितने लोग शामिल हुए, तो 207 लोग शामिल हुए थे, ठीक है। चलिए, When was the first meeting of the Constituent Assembly held? तो 9 दिसंबर 1946, ठीक है। संविधान निर्माण में लगा समय, संविधान समय में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 years 11 month 18 days का जो है कि टाइम लगा था किसमें, संविधान बनाने में। संविधान सभा की जो है कि संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कब कर दिया गया, बनके तैयार कब हो गया, तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो है कि आपका तैयार हो गया।
न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्या? प्रियम्बल में कोई भी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। सामान्य तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, संविधान में जो अमेंडमेंट या संशोधन या बदलाव का जो कार्य है वो किसका है? लेजिस्लेटिव का है। लेजिस्लेटिव का है, तो उसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं हमें देखने को मिलता है, ये चीज याद रखिएगा, है ना। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, राज्य की अखंडता, ये तीन जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, 1976 में जोड़ा गया था। इस चीज को याद रखिएगा। सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एड बाय 42 अमेंडमेंट 1976, 1976। अच्छा, संविधान का निर्माण किस आधार पे होता है? मुख्य रूप से, यानी कि अगर हम बात करें कि संविधान जो बना, तो संविधान बना, तो संविधान बनने में जो संविधान का मुख्य बेस या अधिनियम, जिस बेस पे संविधान बना मुख्य, तो वो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें से सीधे सीधे बहुत सारे जो आपके नियम कानून हैं, जो एक्ट हैं, आर्टिकल्स हैं, सीधे सीधे यहां से इंपोर्ट कर लिए गए और इंपोर्ट करके वहां पे बना दिया गया। तो बेसिकली बेस कह लीजिए का क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, ये जो है कि देखने को मिलता है। राष्ट्रपति पर कब महाभियोग लगाया जाता है ना? व्हेन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, यानी कि इम्पीचमेंट जो है कि प्रेसिडेंट पे कब आएगा, महाअभियोग कब लगाया जाएगा। तो इसमें प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग लाने की, यानी कि इम्पीचमेंट लाने की दो कंडीशंस होती हैं। एक को तो कंडीशन ये होता है ऑन द वायलेटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है कदाचार। कदाचार का मतलब गलत आचरण हो जाए, व्यवहार सही ना रहे। व्यवहार सही रहने का ना मतलब ये है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम ना करके किसी अदर कंट्री के इंटरेस्ट में काम कर दें, मिली भगत कर दें। तो इस तरह के जो है कि काम में जो है कि इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। संधि और समझौता किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा। कोई भी, जैसे आपके घर में शादी पड़े, है ना, आपके घर में, हमारे घर में, किसी घर में जब शादी विवाह पड़ता है, कोई फंक्शन पड़ता है, तो जो कार्ड वितरण होता है, तो हमारे जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, उन्हीं के बेस पे सारी चीजें होती है। वैसे ही हमारे देश के बड़े बुजुर्ग हैं कौन? राष्ट्रपति साहब। इनका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बहुत ज्यादा काम नहीं, चुपचाप जो है कि आपका रायसीना हिल्स जो है कि है वहां पे बैठे रहते हैं चुपचाप। यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन का क्या नाम है? रायसीना हिल। रायसीना हिल में बैठे रहते हैं और कोई ज्यादा इनके पास काम होता नहीं है, लेकिन सारा काम इन्हीं के नाम से होता है। चाहे देश में कोई भी कानून बने, कोई भी अमेंडमेंट हो, संशोधन हो, किसी दूसरे देश से कोई भी समझौता हो, किसी दूसरे देश से उधार लिया जाए राष्ट्रपति के नाम पे, किसी दूसरे देश को उधार दिया जाए राष्ट्रपति, मतलब जो भी काम होगा वहां पे नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का है। ठीक है, चलिए अब यहां पे क्षमा दान देने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है किसके थ्रू? आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 के थ्रू ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है ना। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अप्रॉक्स जो है कि आपका 245, संख्या कितनी है? 245 है, 245 है ना। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कितना है? 34। कितना है? 34। मैक्सिमम कितना हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जजों की संख्या कितनी हो सकती है? 34 हो सकती है। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। तो ये तो था आज का क्या, ये तो था आज का आपका कंटेंट। अब इसके बाद जो है कि आपके बेसिकली जो आपके प्रश्न हैं वो प्रश्न है, फटाफट जो है कि उसको स्टार्ट कर लेते हैं। और जो चीजें आज हमने देखा है ना, अच्छा ये भी थोड़ा सा कंटेंट रह गया, इसको भी फटाफट देख लेते हैं। अब ये जो है कुछ कमेटियां हैं,
जो बनी थी कब, जब संविधान सभा बना था उसी समय, और ये उनके चेयरपर्सन है। फटाफट देख लेते हैं, इसमें से 2 ही 3 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है, लेकिन जब कंपटीशन लेवल पे जाते हैं तो यहाँ पे और भी समितियां जो है पूछी जाती हैं, जैसे संचालन समिति हो गया, स्ट्रिंग कमेटी हो गया, राजेंद्र प्रसाद हो गया, है ना। उसके बाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ कमेटी यानी कि एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, राजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक उपसमिति माइनॉरिटी सब कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति कंसल्टिव कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कमिटी। कौन है इसके चेयरपर्सन, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति फंडामेंटल राइट सब कमिटी के चेयरपर्सन कौन थे, जेपी कृपलानी। तो ये फटाफट जो है क्या हो गए आप आज के जो है कि ये कंटेंट हो गया। अब इसी कंटेंट के बेस पे फटाफट जो है कि 30 प्रश्न है, 30 प्रश्न है, इस 30 प्रश्न को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसे देखते चलते हैं, है ना। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, सुब्रम राव नहीं, ये तो आपके डॉक्टर बी एन राव। बेनेगल नरसिंहा राव, ये कौन है? बेनेगल नरसिंह राव, ये बेनेगल नरसिंह राव, डॉक्टर बी एन राव। ये ऑप्शन नंबर क्या है इसका? करेक्ट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति का अध्यक्ष, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जा रही है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरपर्सन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी इसको जो है कि हमने प्रॉपर जो है कि इसको देखा है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन था? Who among the following was the chairperson of the Constituent Assembly of India? अब यहाँ पे देखिए परमानेंट या टेम्पररी की बात नहीं की गई है, तो जो भी ऑप्शन में मिल जाए, तो जो भी ऑप्शन में मिल रहा है क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हो गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र जो है कि गवर्नर जनरल, आप ये भी कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम और आखिरी दोनों बात करते हैं, तो वो है आपके कौन? सी रामगोपालाचारी। कौन है? सी रामगोपालाचारी। ये जो है कि आपके स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? अपनाया कब गया था? तो अपनाया कब गया था, यानी कि लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, है ना। हाँ, अपनाया गया था। और पारित कब हुआ था? तो पारित की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 49। पारित की अगर हम बात कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 49। अपनाया कब गया था? लागू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बिल्कुल मेंशन किया गया है, सरकार का ढांचा बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट मेंशन किया गया है, राजनीतिक दलों का नाम, नागरिकों का अधिकार बिल्कुल ये किया गया है, ये किया गया है, ये नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉपर वहां पे मेंशन कोई हमें देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, अब इस क्रम में आगे बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? नॉट फंडामेंटल राइट, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी 6 फंडामेंटल राइट है। एक जो कम हो गया वही बार बार पूछता है, और वो है क्या? संविधान, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट अब नहीं है, इसे हटा दिया गया है, पहले ये फंडामेंटल राइट था। भारतीय संविधान द्वारा दिया गया नागरिकों को यह अनुमति दिया गया, यहाँ पे डैश, यहाँ पे सद है ना, नागरिकों को यह अनुमति देता है कि वे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा या स्टेट द्वारा वायलेशन किया गया है। किसके अंतर्गत जा सकते हैं? जीवन के अधिकार के अंतर्गत नहीं जाएंगे, किसके अंतर्गत जाएंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, प्रजातांत्रिक है, क्या नहीं है? तो संघात्मक नहीं है। क्या है? संघात्मक नहीं है। डी ऑप्शन सही है ना? ये वहां पे नहीं लिखा गया है, प्रियम्बल में कोई मेंशन नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अभी बताए हैं, क्या? भाग नंबर 3, पार्ट 3 इसका क्या है? पार्ट है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या बोला है इन्होंने? सोल या हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 12 नंबर, जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जब इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी के भी सिचुएशन में उस फंडामेंटल राइट को हम नहीं हटा सकते, तो वो क्या है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, यहां पे, यानी कि द फंडामेंटल राइट विच कैन नॉट बी एब्रोगेट इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, तो क्या है आपका? प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको नहीं हटाया जा सकता। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण को किस भारतीय शासन अधिनियम ने सर्वाधिक प्रभावित किया है? विच इंडियन गवर्नमेंट एक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी मैंने जो है कि जब बता रहा था तो वहां पे मैंने बताया कि जो बेस जो है कि है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस बनाया गया, जिसमें मैक्सिमम आपके आर्टिकल्स या रूल रेगुलेशन को एडॉप्ट कर लिया गया, वो किससे एडॉप्ट किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से इसको क्या किया गया? एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है ना? फर्स्ट सेशन जो है कि कब हुआ? द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस, कहां पे जो है कि, या कब हुआ? हाँ, कब हुआ यहाँ पे? तो ये देखते हैं आपका 9 दिसंबर 1946 को जो है कि ये दिल्ली में पहली मीटिंग होती है। अभी मैंने बताया 11 AM को
दिल्ली के सेंट्रल हॉल में, है ना, सेंट्रल हॉल में जो है कि वहां पे ये किया जाता है, जिसमें 207 मेंबर क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। भारत का संविधान भारत को किस रूप में इंगित करता है? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट इंडिया? भारत को कैसे, तो क्या कहता है, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में, यूनियन ऑफ स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करता है। इसके रूप में यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, और देखिए बड़ा प्रश्न है तो देख के डरिएगा नहीं, डरने का नहीं है ना, डरने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे जाके पढ़िए, बहुत आसान सा प्रश्न होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये ध्यान देने वाली बात है, गलत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन सेकुलर स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन सा है? राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशिष्ट मूल्य को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। यही पहली लाइन, यही नहीं करता है, यही गलत हो गया। यही क्या हो गया? गलत हो गया। द स्टेट अलाउ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू डिस्प्ले एंड प्रोमोट रिलीजियस स्पेसिफिक वैल्यूज। नहीं, यही तो बात है, स्टेट किसी भी तरीके से रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना। यही तो क्या हो गया? गलत। ऑप्शन नंबर ए तो पहला ही है, बिल्कुल सिर्फ बड़ा देखने में लग रहा है। आगे चलते हैं 17 नंबर। संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, यानी कि शासन में जो है कितने अंग द्वारा किया जाता है? तो 3। अभी मैंने बताया, है ना, व्यवस्थापिका, है ना, या विधायिका कह लीजिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 3 अंग यहाँ पे देखने को मिलता है। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई थी। किसके अंतर्गत जो है कि की गई थी? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत, जो है ना बताया ना, 24 मार्च 1946 में जो है कि ये की गई थी। ठीक है, ऑलरेडी ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। भारत को गणराज्य कब घोषित किया गया? व्हेन वाज द इंडिया डिक्लेयर ए रिपब्लिक? कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। अभी ये प्रश्न जो है घुमा के पूछा गया, उधर जो है कि यही प्रश्न था लेकिन वो अलग तरीके से था, है ना। संविधान के किस संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए वयस्कता की उम्र 21 से 18 की गई? किसके द्वारा की गई? तो अभी हमने देखा, बाई विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द एज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट फ्रेंचिंग was reduced from 21 to 18 years। तो किसके द्वारा किया गया था? 61वां संविधान संशोधन द्वारा 1989 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। इसको हमने देखा क्या? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। और कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था, है ना। चलिए, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया है? शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किसका प्रावधान नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट मेड इन द राइट
टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। 6 to 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स एज, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बैन ऑन एग्जामिनेशन एंड डोनेशन फॉर एडमिशन टू क्लास, बच्चों को रोजगार की गारंटी। हाँ, ये रोजगार की गारंटी की बात नहीं की गई। ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की गारंटी की बात नहीं की गई है एजुकेशनल राइट में। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का उचित अनुपात क्या है? द प्रॉपर रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इन द नेशनल फ्लैग, तो क्या है आपका 3:2। 3:2, बीच में अशोक चक्र है, अशोक चक्र में 24 क्या है, तिल्लियां हैं। 24 तिल्लियां का मतलब ये है कि हम भारत की सेवा में 24 घंटे क्या है, अवेलेबल है। ये सारी बातें जो है कि छोटी छोटी हैं जो पूछी जाती हैं, है ना। चलिए, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है? कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना। अगर प्रस्तावना नहीं होता तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता, है ना। ज्यादा करेक्ट कौन सा है? संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अधिसूचित किया गया है? हाउ मेनी लैंग्वेज आर नोटिफाइड इन द 18th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 18, 20, 22, 23। कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं को किया गया है। संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जब संविधान बन रहा था तो संसद तो था ही नहीं उस समय, लोकसभा राज्यसभा कुछ भी नहीं था। क्या था? संविधान सभा थी, और संविधान सभा द्वारा संविधान को क्या किया गया, जो है कि अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट, ठीक है। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसके बाद जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है ना? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, समाजवादी, इसकी बात की गई है तो कहाँ पे की गई है? मौलिक अधिकारों में नहीं, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, प्रस्तावना में, हाँ यस, प्रस्तावना में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इन प्रियम्बल। द टर्मिनोलॉजी सेकुलर एंड सेकुलर विच वाज एड लेटर इज मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आपका प्रियम्बल में किया गया है, प्रियम्बल में किया गया है। नेक्स्ट, जब सरकार का ऐसी रीतियों से सामना होता है जो कानून की दृष्टि से भिन्न होती हैं तो इन्हें व्यवहारिक रूप के अंतर्गत रखा जाता है। यह रिवाज की परिभाषा है। रिवाज, अब रिवाज की परिभाषा क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है रिवाज की परिभाषा क्या है ना। When the government is faced with customs that are the odd with the law, they are brought under the common law. Here is the definition of custom. अब custom की definition क्या है? ऐसी रीति जो चिरकाल से चलन में है ना। Such customs which have been practiced since time इमोर्टियल, यानी कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो इस यही तो पहला ही तो है, यानी कि ऐसी प्रथा जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है उसे ही हम क्या कहते हैं? रीति रिवाज के अंतर्गत रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। आज की जो क्लास का अंतिम जो है कि प्रश्न और संविधान, यह संविधान भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? विच इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रजातांत्रिक पद्धति, है ना।
डेमोक्रेटिक सिस्टम है नहीं है। मूल अधिकार एवं कर्तव्य, हाँ बिल्कुल है। प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, यही तो नहीं है, सी ही तो नहीं है, सी ही तो नहीं है, इसकी कोई विशेषता थोड़ी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये थोड़ी लिखा गया है कि हम हर एक नागरिक को क्या करेंगे, रोजगार देंगे, ऐसा कुछ नहीं कर, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो है कि हो गई। आज के क्लास का ये लास्ट प्रश्न था, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।